while introducing the previous speaker, Dr. R. Sakuntala, हमने कहा था कि slowly we are nearing towards our main destination, means question item writing. इससे पहले बहुत थियरी हुई, इधर टैक्सोनॉमी, दुनिया, एजुकेशन पॉलिसी. अब हम बिल्कुल आ गए हैं जो टू द पॉइंट, जहां असल हमको काम करना है. So as you can see, it is mentioned that introduction to IFC and marking procedure. आप सोचते होंगे भाई ये IFC क्या है? IFC का फुल फॉर्म है आइटम फाइल कार्ड. आप लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे या पहले भी जितने हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसमें जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हाँ ये देखिए यही है आइटम फाइल कार्ड, है ना. तो ये क्वेश्चन जो बनाते हैं आप, वो डेटाबेस में सेव होता है. तो जैसे फेस टू फेस प्रोग्राम है तो उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते थे, आइटम फाइल कार्ड के ऊपर. और जैसा आप नाम, इट इज क्लियर, वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम दैट इट इज टू फाइल द आइटम. सो होल मैनुअल प्रोसेस में ये था कि आइटम राइटर का नाम लिखते थे, उसका एरिया स्पेशलाइजेशन लिखते थे, लैंग्वेज लिटरेचर, फिर ये सब्जेक्ट का कोड है वो लिखते थे, ये इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, क्वेश्चन आइटम, फिर की, क्यू, मार्किंग प्रोसीजर, और ऐसे सारे पॉइंट्स भरे जाते थे एक ही क्वेश्चन आइटम के लिए. मेन क्वेश्चन आइटम यहाँ लिख के, बाकी उसका डिफरेंट जो प्रॉपर्टी जो उसकी होती थी कि वो किस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट में किस टॉपिक का है, कौन आइटम टाइप इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए मार्किंग प्रोसीजर क्या, किस लेवल के लिए है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चनिंग क्या है. कल हम लोग बात किए थे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, एजुकेशनल अलग होते हैं, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. तो उनकी चर्चा अभी और हायर लेवल ट्रेनिंग में अगर हम लोग फिर जमा होंगे तो करेंगे. तो ये मैनुअली जब लिखते थे और फेस टू फेस प्रोग्राम के लिए था. ये ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस बनाया है जिसका लिंक आपको देगा और आप अपने घर स्कूल में बैठ के लैपटॉप पर, मोबाइल पर क्वेश्चन फिट करेंगे. तो इसी का वो जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो वो चलाएगा इधर डेटाबेस मैसूर. आपका अपना अकाउंट रहेगा. यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव प्रिपेयर्ड. यू कैन इवन एडिट देम. हाँ, एडिट देम. तो ये और उसका यहाँ उसका एंट्री हो जाएगी और आपके पास भी उसका रिकॉर्ड रहेगा. तो फेस टू फेस प्रोग्राम का ये था. इसी का इंटरफेस बनाया है जो ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए है. उसमें यही सब चीजें हैं, थोड़ा सीक्वेंस चेंज है जो आपको स्क्रीन पर मिलेगा. ड्रॉप बॉक्स में इसमें टिक करना पड़ता था. जैसे आइटम टाइप, अभी आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स में गिरेगा यही कंस्टेंट, अल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द मींस डिजायर्ड टाइप. तो ऐसे आसान काम करने के लिए तो इसी को इंटरफेस में थोड़ा सा ऑर्डरिंग इसका चेंज है, तो इसलिए उसी का हम लोग बात करेंगे. यही चीज है, उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको बात करेंगे और फिर उसको आपको करके दिखाएंगे इधर हमारे साथी. हम जब बातचीत खत्म करेंगे 4 बजे को बाद, फिर वो करके दिखाएंगे. कल आप उसको खुद करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी, कल सैटरडे है, हॉलीडे है हमारा, लेकिन हम लोग यहाँ रहेंगे और ऑन एवरी स्टेप वी विल बी देयर एट योर डिस्पोजल टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम. तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ये 9th या 10th है आपका. इससे पहले पंजाबी, असमिया, बांग्ला, उर्दू है, कितना मलयालम, तमिल, तेलुगु, कितना वही नवोदया ही प्रोग्राम हो चुका है. आपके कलीग्स ने खूब अच्छा परफॉर्म किया है, आप भी उनसे अच्छा करेंगे. आई एम श्योर अबाउट दैट. ठीक, तो अब वो इंट्रोडक्शन लेते हैं. वो इंटरफेस जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा ये करते हैं. यही चीज है, उसका थोड़ा सा स्टेपिंग डिफरेंट है.
ये देखिए, यही है फील्ड्स इन क्वेश्चन इनपुटिंग इंटरफेस। जो आप स्क्रीन पर खुलेगा आपको, वो इसकी ऑर्डरिंग यही रहेगी, ठीक, जिसमें कि एस्पेक्ट नंबर आपको डालना है। पहला जो आएगा स्क्रीन पर वो होगा एस्पेक्ट नंबर। एस्पेक्ट नंबर क्या है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, ये एक्सप्लेन करेंगे टेक्निकल ग्रुप वाले। मेरी बातचीत खत्म होने के बाद 4 बजे से थोड़ा 45 मिनट ज्यादा मिनट, और कल फिर हम लोग रहेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंगली वी विल वर्क। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व दैट। सो एस्पेक्ट नंबर ये बताएंगे। डायमेंशनल प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा अभी, इसका ऑल द 14 पॉइंट्स को 15 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा स्पेशल टाइम देंगे डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। और मैं बता दूं, ये नोमेनक्लेचर डिफरेंट है, कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। आप सब ट्रेंड, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस टीचर हैं, और सब चीज आप जानते हैं। सिर्फ हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको बता देंगे। वो जैसे आप समझ लेंगे, फटाफट चुटकी में काम होगा। सो डायमेंशनल प्रॉब्लम्स चर्चा बाद में करेंगे। एडमिनिस्ट्रिंग डिटेल जो है, ये फील्ड कंपलसरी नहीं है, इसको आप भरिएगा तो भी, नहीं भरिएगा तो भी चलेगा। ये है क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर द आइटम राइटर, क्वेश्चन आइटम राइटर, टू reveal or say that if some extra special arrangement is needed to administer that particular question, so he or she will mention here, so that the test administrator, देखिए टेस्ट बनता है कहीं, डिजाइन होता है कहीं, एडमिनिस्टर कहीं होता है, नहीं, वैल्यूएशन कहीं होती है। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रिंग डिटेल का मतलब है किसी आइटम को एडमिनिस्टर करने के लिए, सपोज कोई डिक्टेशन टेस्ट है, ठीक है, या लिसनिंग टेस्ट है, खास करके स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए है। लिसनिंग टेस्ट का कोई एक्टिविटी आप करते हैं, तो लिसनिंग मतलब कोई बोलेगा तब तो स्टूडेंट सुनेगा और तब लिखेगा। बोलने के लिए चाहिए कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे प्रोनाउंस करता है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड कोई टेप वर्जन होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है, पॉज है, सब के साथ बोले। तो वो, तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई टेप रिकॉर्डर चाहिए, तो आपका वहां जिक्र करना जरूरी है। अगर नहीं है तो हमने कहा कि ये फील्ड नेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़िए। इंट्रोडक्शन टू द एग्जामिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू द एग्जामिनी में वही लिखेंगे कि हाउ ही और सी हैज टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट। अब आप देखें, मैडम ने बताया होगा, ये भी फिक्स है, एक तरह से डिफॉल्ट है। क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन टू द एग्जामिनी क्या होता है? आंसर द बिलो क्वेश्चंस बाय पुटिंग ए टिक मार्क, यही तो होता है। और आंसर द बिलो क्वेश्चन बाय व्हाट इज दैट, ब्लैक है, ब्लैकनिंग, ब्लैकिंग मेकिंग सर्कल, या फिर कहीं होता है कट पुट मार्क। तो जो भी हो, पुट मार्क, सर्कल को ब्लैक करके या कट पुट करके, हाउ यू नीड द स्टूडेंट्स टू आंसर योर क्वेश्चन, वही उसमें लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यही है, सबसे कॉमन है पुट मार्क, पुट टिक मार्क ऑन द राइट ऑप्शन। सब्जेक्टिव है तो उसमें क्या लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा वैरायटी आती है कि एक्सप्लेन करें। और जो हमने कल कहा था, एक्शन वर्ब्स, एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, डिफेंड करें, लिस्ट बनाए। हमारे हिंदी का क्लासिकल है सब्जेक्टिव टाइप का और वैसे टाइप का, स्पेशली प्रकाश डालें, ठीक। तो इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी में आप वही लिखेंगे कि किस तरह से आप चाहते हैं स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का आंसर दे। कुछ लोग कहते 100 शब्दों में दे,
5 सेंटेंसेस में जो भी करना हो, दिस इज योर प्रेरोगेटिव, ये आपके ऊपर है। सो इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी में वही लिखना है कि इस सवाल का जवाब कैसे चाहते हैं, ठीक। उसके बाद सेलेक्ट आइटम फॉर्मेट होगा, ये ड्रॉप बॉक्स में आएगा। ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पर डालेंगे तो धर 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 उसके जो सब टाइप्स हैं, कांस्टेंट, अल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल फेसेट इसमें नहीं है, उसको निकाल दिया गया है। फिर रीअरेंजमेंट एंड मैचिंग, यही तो 4 बचे। या फिर सब्जेक्टिव पर डालेंगे तो सिंपल क्वेश्चन जिसको आप वेरी शॉर्ट आंसर कहते हैं, कंप्लीशन टाइप माने फिल अप द ब्लैंक्स, और फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसे टाइप, ये ड्रॉप बॉक्स में आएगा, आप उस पर टिक करेंगे, हो गया, खत्म। आगे बढ़िए, स्टेम। अब ये मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है। ऊपर इंस्ट्रक्शन हो गया, ये भी क्वेश्चन का ही एसेंशियल पार्ट है कि पुट ए टिक मार्क ऑन द राइट ऑप्शन, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर इट इन 5 सेंटेंसेस और 200 वर्ड्स, जो भी करना हो आप। और आपने आइटम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेम जो मेन क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए दिया है कि व्हिच स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू राइट मणिपुरी। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछते हैं तो बस इतना ही काफी है, लिख देगा मैतेई, शायद वो सही होगा। नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप 4 ऑप्शन देंगे, कांस्टेंट अल्टरनेटिव है तो 2 ऑप्शन, ऐसा जो भी हो, असल क्वेश्चन यही है, इसलिए इसको कहा गया मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। जो एक उदाहरण हमने दिया, एग्जांपल व्हिच स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू राइट मणिपुरी लैंग्वेज। सब्जेक्टिव है तो यही छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन दीजिए, या सब्जेक्टिव, हाँ फिर ऑप्शन देना है। अगर सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव है तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ABCD आप देंगे, फिर की देना है। You are asking the question, you have to suggest the right answer, not for the examinees, for the evaluator. आंसर की में वो जाएगा तो आपको आंसर बताना है। अगर सब ऑब्जेक्टिव है तो क्लियर बताना है कि A, B या C या D क्या राइट आंसर है। If it is subjective type, then you have to give cues. Cues means hints. सपोज आपने कहा कि मणिपुरी में संज्ञा के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन मणिपुरी लैंग्वेज, नेम देम, ठीक, और नेम देम विथ एग्जांपल्स। अब देखिए कितने 3 पॉइंट आ गए ना। हाउ मेनी, नंबर लिखना है, कितना है मैं नहीं जानता, 5 हो, 6 हो, 4 हो, जो, फिर उसका नाम लिखना है, और तीसरा डिफिनीशन देना है, और चौथा एग्जांपल देना है। तो ये इसी को क्यों बोलते हैं। आइटम राइटर शुड राइट, सपोज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन मणिपुरी, नेम देम, डिफाइन देम विथ एग्जांपल। तो आप वही दीजिएगा, नंबर ऑफ नाउन्स और टाइप्स, नेम ऑफ द टाइप्स, डिफिनीशन एंड एग्जांपल। ये क्यों हुआ, इसी क्यों के बेसिस पर जो इवेल्युएटर होगा, कोई भी हो सकता है, इवन मशीन, इवन सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का इवेल्युएशन मशीन से हो सकता है। सो मशीन हो, इवेल्युएटर कोई हो, आप जो क्यू देंगे, सॉरी सब्जेक्टिव टाइप का मशीन से नहीं हो सकता, आदमी ही करेगा, लेकिन वो क्यू के बेसिस पर मार्किंग करेगा। अगर नंबर संख्या लिखा है, कितने नाउन प्रकार के नाउन होते हैं, तो उसका 1%, 1% एक पर्टिकुलर मार्क्स मिल गया उसको। मीन्स अगर 10 का नंबर का है, 2 नंबर मिल गया। अगर उसका नाम लिख दिया तो फिर 1 नंबर दे दिया उस पर। डिफिनीशन लिख दिया तो, एग्जाम्पल नहीं दिया तो उसका 2 नंबर कट गया। तो हमने देखा इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी है कि हाउ यू वांट द एग्जामिनी टू आंसर योर क्वेश्चन। फिर आइटम फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी उसके सब टाइप्स ड्रॉप बॉक्स में आएंगे, सब्जेक्टिव उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर मेन क्वेश्चन आप लिखेंगे, फिर उसका अगर ऑब्जेक्टिव में है तो ऑप्शन डालेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव है तो की डालेंगे,
अगर सब्जेक्टिव है तो क्यू यानी पॉइंट्स डालेंगे। क्यू लिखने का माय डियर फ्रेंड सबसे अच्छा तरीका है कि इफ यू योरसेल्फ हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, हाउ विल यू आंसर एंड व्हाट पॉइंट्स यू विल लाइक टू टच, वही पॉइंट्स लिख दो आप, वही क्यू हुआ, राइट। फिर मार्क्स क्या अलॉट करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको एक प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होगा। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप है तो 1 मार्क का भी चलेगा, 2 मार्क्स का भी चलेगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो वेरी शॉर्ट आंसर है तो आप 2 मार्क्स का भी बना सकते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का भी चलेगा। शॉर्ट आंसर कम से कम 5 मार्क्स का होना चाहिए। लॉन्ग आंसर पहले 20 मार्क्स का होता था, अब मालूम नहीं कितना होता है। जो भी हो, मार्क्स अलॉटमेंट आपको करना है, but you have to keep in mind that it should be in proportionate with the type of question, right? You cannot allot 10 marks in an objective type question, बस। तो मार्क्स और मार्क्स के ही प्रोपोर्शन में टाइम अलॉट करना चाहिए आपको, ठीक। ऐसा नहीं हुआ कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 10 मिनट टाइम दे, ऐसा नहीं। और इसका कोई रिजिड रूल नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस पर, आपने अपने इमेजिनेशन पर यू कैन डू दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर स्कोरिंग प्रोसीजर, स्कोरिंग प्रोसीजर आपको मेंशन करना है कि हम जो ये सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब के स्कोरिंग कैसे हो। उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का स्कोरिंग करने का एक ही प्रोसीजर है। आपको 3 ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप बॉक्स में ना हो, इनमरेटिव, एनालिटिकल और ग्लोबल। उसमें क्या सुविधा है कि फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, no matter what subtype it is, any subtype of objective type question, we have only one procedure, that is enumerative, आपको उसी पर टिक करना है। But for subjective type questions you have 2 options, you can suggest for analytical marking or global quality marking। इसमें क्या है, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो ग्लोबल टाइप दीजिए, ठीक, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर और एटलीस्ट फिल अप द ब्लैंक्स को ग्लोबल टाइप आप मार्किंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कीजिए। और थोड़ा उसके ऊपर का जो है, जैसे शॉर्ट आंसर, स्पेशली लॉन्ग आंसर के लिए यू मस्ट प्रिस्क्राइब फॉर एनालिटिकल मार्किंग। ये चीज क्या है ये फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, फिलहाल इतना ही है। All the objective type questions, for all the objective type questions we have only one marking procedure, that is enumerative। और सब्जेक्टिव टाइप आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर छोटा आंसर वाला क्वेश्चन है तो ग्लोबल क्वालिटी मार्किंग प्रिस्क्राइब करिए, और अगर लॉन्ग आंसर है तो यू प्रिस्क्राइब एनालिटिकल मार्किंग। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चनिंग, दिस इज वेरी टू मी from the academic point of view, among all the 15 points, this is very much important कि इस सवाल के पूछने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, मीन्स what type of skill you want to test through raising this, through asking this question। मीन्स आप नॉलेज की जांच करना चाहते हैं, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज, जो भी हो, लिटरेचर भी हो सकता है, ग्रामर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या अंडरस्टैंडिंग की जांच करना चाहते हैं, या एप्लीकेशन एबिलिटी की जांच करना चाहते हैं। और हमने कहा कि हमारे लेवल में, जिस लेवल में हम काम कर रहे हैं स्कूल लेवल में, यही बहुत है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ही काफी है। तो वही लिखना है, और उसको अंग्रेजी में लिखते हैं सच एज हमने दिया है कि टेस्टिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनी with reference to a subject matter। यहाँ आप कुछ भी भरिए, लैंग्वेज भरिए, जिसका क्वेश्चन है वो भरिए, लिटरेचर का है लिटरेचर। ये डिफॉल्ट है, यही स्टाइल है ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चनिंग में लिखने का। ये ड्रॉप बॉक्स नहीं आएगा, ये आपको हाथ से लिखना है। और मोबाइल में तो साहब 1 बार 2 बार लिखिएगा तो उसको याद हो जाता है, जैसे टेस्टिंग कीजिएगा अपने आ जाएगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ठीक ना। तो ऐसा, तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चनिंग ऐसा ही लिखना है, टेस्टिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनी विथ रेफरेंस टू, जैसे हिंदी में कहें छात्र के व्याकरण के ज्ञान की जांच, खत्म, यही है ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चनिंग। या छात्र के
साहित्य की बोध की जांच। आप इसको मणिपुरी में ट्रांसलेट कर लीजिए। मोड में आपको दो ऑप्शन आएगा, रिटन एंड ओरल। तो ओरल तो आप चूंकि लिख रहे हैं तो ये ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस दैट यू हैव टू टिक द रिटन ऑप्शन, सो योर क्वेश्चंस मोड विल बी रिटन। लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ आपको छूट है, आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हाँ तो जहां तक ले चलिए। आप हायर सेकेंडरी का पूछिए, कोई बात नहीं, राइट। रैशनल, लास्ट पॉइंट है रैशनल। जैसे हमने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चनिंग लिखने का एक डिफॉल्ट स्टाइल है कि टेस्टिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनी about a particular subject, maybe grammar, maybe literature। वैसे ही रैशनल जो है 15th पॉइंट, उसका भी लिखने का डिफॉल्ट स्टाइल है। आप देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने, अच्छा ये अंतिम है, इसके बाद आप नीचे क्या है भाई, इंटर, हाँ इंटर दबाएंगे, बस क्वेश्चन चला गया आपके, इधर आ गया। बट यू कैन रीओपन, सी, एडिट। तो ये अंतिम है, इसको लिखने का ये स्टाइल। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे कि थ्रू दिस क्वेश्चन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये ज्यादा हो गया है, एस एक्स्ट्रा है, उसको हटा देना, इज टेस्टेड ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल। मैं यहां कर्सर चला रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन लेवल। हिंदी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इस प्रश्न के द्वारा छात्र के ज्ञान, बोध, यहां व्याकरण और साहित्य लिखना जरूरी नहीं, तो ऊपर लिख चुके हैं ना ऑब्जेक्टिव बिहाइंड। सिर्फ यहां लिखना है ज्ञान या बोध की जांच पहचान के स्तर पर की गई, आइडेंटिफिकेशन लेवल। बस all the objective type questions irrespective of their subtypes, हाँ क्या है, कांस्टेंट अल्टरनेटिव हो, मल्टीपल चॉइस हो, रीअरेंजमेंट हो, मैचिंग हो, यही चार तो आपको बनाने, उसमें यही लिखना है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो लिखेंगे कि थ्रू दिस क्वेश्चन, अगेन द सेम वर्डिंग, ये यहां तक एक चलेगा, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट इज टेस्टेड ऑन प्रोडक्शन लेवल। यहां आइडेंटिफिकेशन लेवल और यहां प्रोडक्शन लेवल। सारे सब्जेक्टिव टाइप के लास्ट में रैशनल में यही लिखना है। क्यों लिखते हैं ऑब्जेक्टिव के मामले में, इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी राइट दैट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा इज टेस्टेड ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल, और क्यों सब्जेक्टिव के में लिखते हैं कि इट इज टेस्टेड ऑन प्रोडक्शन लेवल, उसके पीछे थोड़ी सी फिलॉसफी है। देखिए हर सब्जेक्ट के कुछ प्रैक्टिकलिटीज होती है, उन प्रैक्टिकलिटीज का बेस होती है, थियरीज होती है, हर सब्जेक्ट में थियरीज होती है, और थियरीज के पीछे फिलॉसफी होती है। आइडेंटिफिकेशन लेवल इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि एवरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फंक्शंस ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल। हर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन लेवल पर फंक्शन करता है। पूछिए कैसे? कैसे में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, मैं ध्यान दिलाता हूं, क्वेश्चन में ही आंसर वही छुपा रहता है। Am I right? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शंस के रूप में वही छुपा रहता है। एंड व्हाट एन एग्जामिनी हैज टू डू इज ही और शी हैज टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन, इजंट इट? पुटिंग अ टिक मार्क क्या है? आइडेंटिफाई। उसको अपनी तरफ से कुछ भी लिखना नहीं है। तो इसीलिए कहा कि ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फंक्शन ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की फिलॉसफी है। तो इसीलिए यहां रैशनल में हम लिखते हैं कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा वेयर टेस्टेड और वाज टेस्टेड ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल। उसी के उलट देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना,
एक क्या बोलते हैं, अंधेरा है तो एक उजाला है, एक रात है तो एक दिन है, दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं, विरोधी हैं, बाय नेचर, बाय स्ट्रक्चर, बाय पर्पस, सब टाइप क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन लेवल फंक्शन करता है। तो उसी तरह कहा गया है कि एवरी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सब टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, कोई भी हो, इट फंक्शंस ऑन प्रोडक्शन लेवल। क्यों कहा प्रोडक्शन लेवल पर फंक्शन करता है? क्योंकि हियर देयर इज नो आंसर एट ऑल, क्वेश्चन में आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। Answer is to be produced from the by the students, isn't it? Objective में आंसर वहीं छुपा हुआ है, student has to, it has to be identified by the student. But in subjective type, any subtype, there is no answer, only question is there, answer is to be produced by the student side. So इसीलिए बोलते हैं कि every सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फंक्शंस ऑन प्रोडक्शन लेवल। तो इसीलिए रैशनल में ये डिफॉल्ट है कि आप लिखेंगे कि थ्रू दिस क्वेश्चन knowledge or understanding or maximum application whatsoever it is of the student is tested on production level। भाई साहब ये सब मसले जो हैं मैं बताता हूं ईमानदारी से, इन्हीं एक एक मसले पर एक एक वर्कशॉप होना चाहिए 6-6 दिन का, लेकिन वो समय जब आएगा तब आएगा। फिलहाल इतना ही बात हम खत्म करते हैं। ये 15 पॉइंट्स आपको भरने हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 3 ऑप्शनल है, आप फिल कीजिए नहीं कीजिए। इसमें बहुत सा है जो आपको हाथ मैंने टाइप करना होगा, बहुत है कि ड्रॉप बॉक्स में आएगा, और कुल मिला के एक क्वेश्चन के लिए इतने डिटेल भरने, लेकिन देखने में लगता है 15, 2-4 बार भरेंगे तो आपके सिस्टम को वो याद हो जाता है ना। अगर इंटेलिजेंट सिस्टम है तो, बाबा आदम जमाने का है तो नहीं होगा, तो ऐसा और करेंगे। तो ये है सर। और हमारे, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हमारे नेता लालू प्रसाद जी अभी बहुत तकलीफ में हैं बेचारे, ये तो होता है, भगवान राम को भी जंगल जाना पड़ा था, है ना। तो ऐसा, तो उनका एक नारा है जो पढ़ने से नहीं होता है, करने से होता है, ठीक। तो ये अभी पढ़ रहे हैं हम, आप कल करने बैठेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, और हम लोग रहेंगे, यही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो अभी हम बोले थे कि ये एस्पेक्ट नंबर हमारे फ्रेंड्स जो टेक्निकल ग्रुप वाले आपको बताएंगे, वो देख डिमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे, और हमने कहा था जो डायमेंशनल प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा। तो अब पॉइंट नंबर 2 को कैसे भरना है और उसके भरने का क्या मतलब, उसके पीछे थियरी क्या है, या उसके पीछे क्या बोले थोड़ा सा डेलिकेसी क्या है, ज्यादा नहीं है, वो उसकी चर्चा करेंगे। कितने डायमेंशंस हैं, लैंग्वेज के कितने हैं, लिटरेचर कितने हैं, और कैसे हम जानेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का ये डायमेंशन होगा। या मैं तो कहूंगा पहले डायमेंशन ही आप सोचेंगे तब क्वेश्चन लिखना है। देखिए इधर पहले एस्पेक्ट नंबर का मतलब होता है सब्जेक्ट आप सोचेंगे, लैंग्वेज का लिखना है कि लिटरेचर का लिखना है। सपोज लैंग्वेज का लिखना है तो फोनोलॉजी का लिखना है, मॉर्फोलॉजी का लिखना है, सिंटेक्स का कि सेमांटिक्स का। पुराने टर्मिनोलॉजी को याद करें तो ये बताया गया था क्या, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, अर्थ विचार, राइट। एस्पेक्ट नंबर वही है, और उसके बाद डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आपको पहले सोच लेना है और तब क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे हम डायमेंशन प्रॉब्लम जानेंगे कि कौन क्वेश्चन हमारा किस डायमेंशन प्रॉब्लम में आता है। और दूसरी पद्धति है कि पहले क्वेश्चन ही सोच ले, तब फिर उसका, जैसे क्या बच्चा, कुछ लोग माँ बाप पहले नाम रख लेते हैं, जो बेटा होगा तो उसका ये नाम रखेंगे। आपके यहाँ तो एक से एक शानदार नाम होता है भाई, पृथ्वीजीत सिंह, गुनेंद्र सिंह, है क्या, हाँ गंभीर सिंह, अरे क्या बात है, मणिपुरी नाम का भी उस सुनने से ही लगता है। तो पर लेकिन कुछ होता है कि नहीं, बच्चा हो जाता है तब नाम रखते हैं। तो आप दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सर,
बस ये थोड़ा थोड़ा है, मैं ज्यादा स्लाइड में विश्वास नहीं रखता और ज्यादा मुझको मालूम भी नहीं है। देखिए हम लोग ट्रेनर है, ट्रेनिंग और बेसिक चीज होती है। तो देखिए डायमेंशन हमने कहा, तो डायमेंशन, लैंग्वेज के डायमेंशन अलग हैं, लिटरेचर के डायमेंशन अलग है, वो आपको ड्रॉप बॉक्स में निकलेंगे। यहां उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डायमेंशन का दूसरा नाम है एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज। आप मानव शरीर को लीजिए, मानव शरीर एक ऑब्जेक्ट है, उसके क्या क्या डायमेंशन है? एक लंबाई है उसकी डायमेंशन, चौड़ाई है, सीने की चौड़ाई, फुला करके इतना, बिना फुलाए इतना, कमर की चौड़ाई, पेट की चौड़ाई, ये एक डायमेंशन है। तो लंबाई, चौड़ाई। वेट उसका एक डायमेंशन है, राइट। और हम तो जानते हैं कि बोलते हैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, तो वर्ल्ड 3 डायमेंशनल है, मतलब होता कि, तो डायमेंशन का दूसरा नाम है एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज। अब आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ाइए, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के डायमेंशन ही हम पढ़ाते हैं क्लास में। जैसे अभी हमने कहा संज्ञा कितने, परिभाषा, उदाहरण, ये डायमेंशन है संज्ञा के। संज्ञा का परिभाषा एक डायमेंशन है, उसके प्रकार दूसरे डायमेंशन है उसका, और परिभाषा है, उदाहरण तीसरा डायमेंशन है, अगर वाक्य में प्रयोग करके दिखाना वो चौथा डायमेंशन हुआ। तो क्लास में हम किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी टॉपिक का डायमेंशन ही पढ़ाते हैं। और चूंकि सिद्धांत है कि जो पढ़ाते हैं वही टेस्ट कर सकते हैं आप, अगर पढ़ाते हैं आप डायमेंशन तो टेस्ट भी आपको डायमेंशन का ही करना है, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन को भी डायमेंशन पर ही बेस्ड होना चाहिए। लैंग्वेज का उदाहरण दिया, लिटरेचर से लीजिए, स्टोरी है, उसके कितने डायमेंशन होते हैं? स्टोरी है तो उसका स्टोरी लाइन एक डायमेंशन हुआ उसका, कैरेक्टर्स उसमें होते हैं वो दूसरा डायमेंशन है, देश काल वातावरण, टाइम एंड स्पेस, जहां वो कहानी घटित होती है उसका वर्णन होता है उस कहानी में, ये तीसरा डायमेंशन है। डायलॉग होते हैं, ये चौथा डायमेंशन हुआ। लैंग्वेज उसमें यूज होती है, वो एक 5वां डायमेंशन हुआ। स्टाइल उसकी होती है किसी भी लैंग्वेज यूजर कहानी की, वो छठा 6 डायमेंशन हुआ। फिर उस कहानी का कोई उद्देश्य होता है कहानी लेखक का, वो एक अलग डायमेंशन हुआ। उसका कोई एक संदेश होता है, वो एक अलग डायमेंशन हुआ। एक सुटेबिलिटी ऑफ द हेडिंग, शीर्षक की सार्थकता, वो एक अलग डायमेंशन। तो ये डायमेंशन पढ़ाते हैं ना, कहानी पढ़ाते हैं तो उसके डायमेंशन पढ़ाते हैं। व्याकरण पढ़ाते हैं तो जो भी उसमें संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उसके डायमेंशन पढ़ाते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ाते हैं, उसके प्रकार पढ़ाते हैं, उसके उदाहरण पढ़ाते हैं। तो इसीलिए डायमेंशन को ही हम पढ़ाते हैं। तो डायमेंशन के ऊपर ही हमको सवाल बनाना चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वही पूछ सकते हैं। अभी हमने जैसे लिटरेचर का कहा कि कोई भी लिटरेरी पीस है, नॉवेल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, तो उसको ये डायमेंशन हो सकते हैं, उसकी स्टोरी लाइन होगी, उसके कैरेक्टर्स होंगे, उसके डायलॉग्स होंगे, उसका सराउंडिंग्स होगा, उसके लैंग्वेज होगा, स्टाइल होगा, उसका पर्पस होगा, उसका मैसेज होगा, सुटेबिलिटी ऑफ, चीजें वही हैं, बातें वही हैं, सिर्फ उसको नए अप्रोच से हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसी अप्रोच से आप क्वेश्चन बनाएंगे, बातें वही है। तो लैंग्वेज के लीजिए, तो लैंग्वेज के बारे में हमने, वी हैव कंसेप्चुअलाइज दैट एनी लिंग्विस्टिक यूनिट, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, यही तो 3 लिंग्विस्टिक यूनिट होती है। मीनिंग चौथा है, वो तो लिंग्विस्टिक यूनिट नहीं है, वो तो उसका रिफ्लेक्शन है, उससे क्या रिफ्लेक्ट हो। तो कोई भी लिंग्विस्टिक यूनिट हो, कोई साउंड हो, वर्ड हो या सेंटेंस हो, उसके कम से कम 4 डायमेंशन, मिनिमम 4 डायमेंशन हो सकते हैं। उसका एक फॉर्म होगा,
उसकी एक स्ट्रक्चर होगी, उसका एक मीनिंग होगा और उसका एक यूज होगा। यूज है तभी उसको हमको रखना है, यूज नहीं है, यूजलेस है अगर कोई भी लिंग्विस्टिक यूनिट्स, जैसे फ्र। हालांकि कोई भी एक्सप्रेशन यूजलेस नहीं है। फ्र हमने कह दिया, चिड़िया के उड़ने का ये क्या द्योतक है ये। तो जो भी हो, किसी भी लिंग्विस्टिक यूनिट की एक फॉर्म होगी, उसके स्ट्रक्चर होगी, उसकी कोई ना कोई मीनिंग होगी और उसकी यूसेज होगी। यही 4 डायमेंशन है। हमने कहा कि साउंड हो, वर्ड हो या सेंटेंस हो, सबसे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने में क्या बोले, इलस्ट्रेट करने में वर्ड हमारी मदद करते हैं। वर्ड का एग्जाम्पल देख के इस डायमेंशन को इलस्ट्रेट करना बहुत आसान होता है। हालांकि हिंदी में आप जानते हैं और आपके मणिपुरी में होगा, एक साउंड की भी अपनी मीनिंग भी है, उसका एक फॉर्म तो है ही, स्ट्रक्चर तो है ही, उसकी मीनिंग है। जैसे न का मतलब होता है नहीं, isn't it? हम समझते हैं मणिपुरी में भी ऐसा होगा। वो का मतलब होता है एंड भी और भी। संस्कृत में नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरोवा। अब देखिए, ये व का या वा का एक मीनिंग है, जबकि एक साउंड है, ये कोई वर्ड में नहीं आता। तो साउंड की भी मीनिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कभी होती है नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट इवन साउंड्स हैव इट्स ओन मीनिंग, इजंट इट? लेकिन वर्ड की तो मीनिंग होती ही है भाई, उसमें तो बिना। आज पहले पढ़ाते थे निरर्थक शब्द, लेकिन इधर रिसेंट, ये रिसेंट क्या हो, तो हर चीज रिसेंट बोलते तो 50 साल पुराना होता है। ग्रामर ने कहा कि इफ इट इज मीनिंगलेस देन व्हाई इट इज। सो निरर्थक शब्दों की कैटेगरी ही अब व्याकरण से हट गई। भाई निरर्थक है तो फिर उसके ऊपर क्यों टाइम बर्बाद करते? तो वर्ड की मीनिंग होती है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब जैसे वर्ड हिंदी का उदाहरण देता हूं, सच्चिदानंद। अब इसका फॉर्म क्या है? तो फॉर्म किसी चीज का, ये वर्ड का ही नहीं साहब, दुनिया में किसी चीज का रूप क्या है? जो सामने से नजर आए, जो दिखाई दे, जो रूप है। लंबा, पतला, मोटा, दुबला, सुंदर, असुंदर, काला, गोरा, ये रूप है। सो सच्चिदानंद शब्द का रूप क्या है? इट इज अमंग द लॉन्गेस्ट वर्ड at least in Indo-Aryan language, among the longest words. शरद चंद्र, जानते हैं ये शरद चंद्र जो बंगला के लेखक थे, तो उनके एक रिश्तेदार थे संस्कृत के विद्वान। तो उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को लेटर लिखा और उसके एड्रेस में लिखा श्री मच्छर चंद्र चट्टोपाध्याय। अब वो डाकिया बेचारा पूरे कलकत्ता में लेटर लेकर घूम रहा है, मच्छर चंद्र चट्टोपाध्याय तो इस मोहल्ले में कोई है ही नहीं। बाद में फिर किसी संस्कृत विद्वान से बेचारा डाकिया टकराया कि गुरुदेव इनको जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है, उनको दे दो। कहा लेकिन ये मच्छर चंद्र लिखा हुआ है। कहा ये संधि है, श्रीमद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की संधि स्ट्रिक्टली होगी श्री मच्छर चंद्र, श्रीमच्छर चंद्र चट्टोपाध्याय। तो एक से एक वर्ड है संस्कृत में, लेकिन सच्चिदानंद अमंग द लॉन्गेस्ट वर्ड है। ये उसका फॉर्म हो गया। संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? सर फॉर्म जो है वो बाहर से देखा जाता है, संरचना जानने के लिए किसी चीज की आपको उसके अंदर घुसना होगा, बाहर से स्ट्रक्चर मालूम नहीं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये 3 शब्दों को लेकर बना है, सत, जोर चित, जोर आनंद। तीनों के मिलने से बना सच्चिदानंद। मीनिंग क्या है? कि जो सच्चा है, जो चैतन्य है और जो आनंद का धाम है, वही सच्चिदानंद है, अर्थात ईश्वर। यूसेज क्या है? अभी मैं यूज कर रहा हूं इस शब्द को एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। 2000 रुपया देता है, ठीक है, एक यूजेज ये भी हुआ।
एक खास टाइप की संधि का एग्जाम्पल में ये आपको मिलेगा ग्रामर किताब में। एक यूज यो भी हुआ, ग्रामर राइटर्स एक पर्टिकुलर संधि को एग्जाम्पल देने के लिए यूज करते हैं। तीसरा यूज जो करते हैं आध्यात्म में, धार्मिक प्रवचन में, वो परमात्मा को संबोधित करने के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग, तो ये इसके यूजेज हुए। तो सर ऐसा है कि बात इतनी है कि कोई भी लिंग्विस्टिक यूनिट होगी तो उसका कोई फॉर्म होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई मीनिंग होगी, उसकी कोई यूसेज होगी। आप भी जो ग्रामर पर सवाल बनाइए तो उसमें देखिए कि किस चीज पर स्ट्रेस आपका है। आप फॉर्म पर स्ट्रेस, और एक चीज जानिए, ये अलग अलग नहीं होते कि हाँ फॉर्म तो है स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसकी कोई फॉर्म हो उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, इम्पॉसिबल। ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्ट्रक्चर तो है लेकिन कोई फॉर्म नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो ये सब चीजें साथ होती हैं। डायमेंशन हम ड्रॉप बॉक्स में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो सिलेक्ट करेंगे जिस पर स्ट्रेस है हमारा। जैसे सच्चिदानंद अगर पूछते हैं कि इसका रूप क्या है सपोज, तो रूप पर डायमेंशन फोकस आपका हो गया। उसकी संरचना और पूछते हैं कि किन शब्दों को मिला करके बना है, कितने शब्दों को मिलाकर बना है, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस है। अगर ना फॉर्म पूछते हैं, बड़ा शब्द छोटा शब्द न पूछते हैं, ना स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, उसका सिर्फ मीनिंग पूछ ले रहे हैं, तो रूप वहीं पे साथ में स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है बट स्ट्रेस मीनिंग पर है। तो सच्चिदानंद शब्द के ऊपर अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो मीनिंग आपका स्ट्रेस हो गया। ये तीनों को न पूछकर आप यूजेस पूछते हैं तो आपका डायमेंशन हुआ यूसेज। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन को। थोड़ा और चलते हैं, वही रूप है जो बाहर से दिखाई दे, ये आप बता, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उदाहरण देखिए, स्वर व्यंजन होगा, आपकी भी भाषा में होगा, कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें स्वर व्यंजन नहीं है। तो ये जो ह्रस्व दीर्घ ये वगैरह जो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ना, वो सब उसका डायमेंशन फॉर्म होगा। बट अगर संयुक्त वर्ण है, जैसे हिंदी में है ए आई ओ औ, ये जो है फॉर्म तो है इसका, बट यहाँ स्ट्रेस है संरचना पर, स्ट्रक्चर पर। ये मैं हिंदी से व्याकरण से थोड़ा बहुत तो इनको मालूम है इसलिए उदाहरण देता हूं। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप अपने लैंग्वेज में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा छोड़िए, संयुक्त व्यंजन जैसे है, हिंदी में है अक्षत्र ज्ञ, मालूम नहीं मणिपुरी में है कि नहीं है। ये जो है फॉर्म तो है इसका एक, लेकिन ये फॉर्म यहाँ डायमेंशन नहीं है, यहाँ डायमेंशन है स्ट्रक्चर, क्योंकि संयुक्त होना अलग होना ये स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। और ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, हाईली हिंदीआइज्ड हो गया, इससे आपको शायद ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है। हाँ देखिए, ये जो प्रीफिक्सिंग सफिक्सिंग इनफिक्सिंग का जितना मसला है, हिंदी में इनफिक्सिंग नहीं है लेकिन मणिपुरी में है, नहीं मालूम। बट प्रीफिक्सिंग सफिक्सिंग इनफिक्सिंग का जितना भी मामला है वो फॉर्म का पार्ट है, उससे फॉर्म बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन का जितना भी टॉपिक्स हैं वो आपके मणिपुरी में भी होंगे, जैसे जेंडर, ये नंबर और केस मार्कर, ये सारे फॉर्म के पार्ट हैं, स्ट्रक्चर के पार्ट में, क्योंकि स्ट्रेस फॉर्म, लिंग जैसे लड़का लड़की हो गया तो ये फॉर्म बदला, स्ट्रक्चर बदला लेकिन उतना ज्यादा नहीं बदला, फॉर्म बदला। वैसे वचन से जैसे क्या लड़का का लड़के हो गया, तो आप साफ देख रहे हैं कि साउंड में चेंज आ गया, का के हो गया। तो ये जो नंबर जेंडर का जितना भी टॉपिक्स है, चाहे किसी लैंग्वेज में हो, ठीक है, और ये जो प्रीफिक्स सफिक्स इनफिक्स का जो मामला है उस पर अगर आप सवाल बनाते तो आंख मूंद के आप फॉर्म डालिए डायमेंशन में, ठीक। तो ऐसा है, वही सेंटेंस लेवल पर वही बात है, जैसे क्या बोले बिग सेंटेंस स्मॉल सेंटेंस, ये सब उसका सेंटेंस का फॉर्म का पार्ट है ना। लेकिन जो जैसे कंपाउंड सेंटेंस है,
कॉम्प्लेक्स, अच्छा सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म का ही पार्ट है, लेकिन एक टाइप है कंपाउंड सेंटेंस, ये जो है स्ट्रक्चर का मामला है। फॉर्म इसमें भी है बट स्ट्रेस है स्ट्रक्चर का। तो ऐसे टॉपिक्स में आप स्ट्रक्चर का डालेंगे, और हमने जो कहा प्रीफिक्सिंग, सफिक्सिंग, इनफिक्सिंग का जितना भी मसला है, फिर सिंगल साउंड डबल साउंड वाला जो चक्कर है, फिर जो है ये आप इधर आ जाइए नंबर जेंडर का जितना भी टॉपिक है उस सब का डायमेंशन फॉर्म होगा। तो फॉर्म स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, मीनिंग तो साफ ही है ना। किसी भी शब्द का अगर आप सिनोनिम पूछ रहे हैं, इंटोनिम पूछ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मीनिंग पर ही बेस्ड है, तो मीनिंग उसकी डायमेंशन होगी, है ना। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छा, वर्ड ऑर्डर का जो हर लैंग्वेज का सेंटेंस लेवल पर वर्ड ऑर्डर होता है। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चलता है, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब चलता है, तो मणिपुरी में कुछ न कुछ तो चलता ही होगा, तो वर्ड ऑर्डर तो होगा ही है, वो ऑर्डर चाहे कोई भी हो। तो सेंटेंस लेवल पर वर्ड ऑर्डर का जो भी मसला वो स्ट्रक्चर उसका डायमेंशन होगा, उसका फॉर्म डायमेंशन नहीं होगा। फॉर्म बदलता है बट स्ट्रेस वहां स्ट्रक्चर पर। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आप बनाएंगे उसका इस तरह से बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस, बाय योर एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, और जो भी डिस्कशन हुआ, अब बाकी कल फिर रहेंगे ना हम लोग, कोई चिंता की बात नहीं। तो ऐसे इसको देखें। वॉइस का जितना मामला है, फंक्शन पर अब आ रहे हैं, वॉइस का जितना है वो फंक्शन का मामला है। हम यूज करते हैं राम ने रावण को मारा, ये कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं कि राम के द्वारा रावण मारा गया। लौट कर भगवान जब अयोध्या आए लंका युद्ध समाप्त होने के बाद, तो मां ने पूछा कि अरे रावण उतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण वंश का था, उतना प्रतापी, उसको तूने मारा? भगवान राम ने कहा कि मां मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। ये यूसेज हैं, ये यूसेज हैं, है ना। तो ऐसे जो जैसे वॉइस हमने कहा, एक पहले मूड पढ़ाया जाता था ग्रामर में, अब मैं भी भूल गया हूं उसको, लेकिन मूड पढ़ाया जाता था। तो वॉइस हो गया, मूड हो गया, टेंस हो गया। टेंस मीनिंग, अच्छा आप मैंने पहले कहा कि कोई भी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर हो उसमें ये सब जुड़ा हुआ है, फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीनिंग। हमने कहा टेंस जो है ये यूसेज का पार्ट है, टेंस से मीनिंग बदलती है, लेकिन स्ट्रेस किस पर है देखना ये होता है। तो साहब ये हम लैंग्वेज के यही 4 आयाम है, फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड यूजेस। और ये आपको तय करना है कि आपका क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। थोड़ा बहुत डोमेन भी हमने बताने की कोशिश की हिंदी के रेफरेंस से कि इस तरह के डोमेन्स पर, इस तरह के टॉपिक्स पर ये। अब आ गया लिटरेचर का। तो लिटरेचर में थोड़ा ज्यादा है, लिटरेचर थोड़ा क्या बोले हम लोग कोलोकियल बिहारी में बोलते हैं झंझटिया सब्जेक्ट है। लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेज है, उसे सैंस माना जा रहा है, लिटरेचर में ऐसा नहीं है। तो 11 डायमेंशंस आर आइडेंटिफाइड फॉर, मतलब कि लैंग्वेज का कोई, लिटरेचर का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको सेलेक्ट करना है कि अमॉन्ग द 11 डायमेंशंस गिवन इन CIILS इंटरफेस which dimension is suitable for it। लेकिन उसको हम लोग काट छांट के कम करेंगे अपने लेवल के मुताबिक। प्राइमरी से लेकर रिसर्च लेवल तक लिटरेचर की पढ़ाई होती है, नहीं पढ़ाई होती है, बच्चे को पढ़ाई जाती है कौवे की कहानी, मेढक की, और हायर लेवल पर क्लियोपाट्रा और क्या क्या, ठीक है। तो लेवल वहां तक है, हमको तो उसका टोटल का 11 है। लिटरेचर
कि चाहे हाईएस्ट लेवल पढ़ाई जाए तो टोटल 11 उसके डायमेंशन होंगे। हम इसमें से काट छाट करेंगे क्योंकि हमको तो बच्चों के लिए काम करना है, सीधी बात है। हमारा पर्सनल लेवल अलग है, आप में से कई लोग पीएचडी हो सकते हैं, एमफिल हो सकते हैं, अब बीएड एमएड तो लोग हैं ही हैं, उसमें हमारा एक अलग लेवल, बट हम काम किसके लिए करते हैं वो एक अलग लेवल है। तो उस लेवल से 11 नहीं हमको जरूरत पड़े कि हमारा काम कम ही से चल जाएगा, लेकिन देख लेंगे। ये देखिए स्पेसिफिक एक लेवल है, लिटरेचर की बात करते हैं। स्पेसिफिक कौन होगा? कोई भी सवाल अगर किसी खास फैक्ट या फिगर बेस्ड हो, जैसे फलाना, सपोज कीजिए मणिपुरी में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड या साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला था, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक फैक्ट की बात हुई ना, नाम एक फैक्ट है, ईयर एक फैक्ट है, या किस किताब पर मिला था। वो फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन हो उसको आप डायमेंशन ड्रॉप बॉक्स में मिले पहला ही है स्पेसिफिक, उसी को हिट कीजिए। लिटरेचर में ट्रेडिशंस होते हैं। मैं हिंदी से उदाहरण दूं, भक्ति की एक परम वीर रस्सी की एक परंपरा है, भक्ति की एक परंपरा है, श्रृंगार की एक परंपरा है, और मॉडर्न एज में तो परंपरा ही परंपरा है। और आजकल देखिए कि कितनी परंपराएं एक साथ चल रही, वैसे मणिपुर साहित्य में भी होगा। तो परंपराओं के बेस्ड पर अगर कोई सवाल आप बनाते हैं, जैसे मणिपुरी साहित्य में कृष्ण भक्ति परंपरा की रचना, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मुझको नहीं लगता बच्चों के लिए ये हमको जरूरत पड़ेगी, लेकिन एज ए कॉन्सेप्चुअल लेवल वी शुड मस्ट अंडरस्टैंड। तो ट्रेडिशन, लिटरेरी ट्रेडिशंस पर जो कोई क्वेश्चन हो वो कन्वेंशन उसका डायमेंशन होगा। कन्वेंशंस के अंदर फिर ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे भक्ति साहित्य की एक परंपरा है, अब उसमें ट्रेंड देखिए, सगुण भक्ति एक ट्रेंड है, निर्गुण भक्ति एक ट्रेंड है, नहीं है? सगुण भक्ति के अंदर आइए, राम भक्ति एक ट्रेंड है, कृष्ण भक्ति एक ट्रेंड है। सो ट्रेंड्स होते हैं और सीक्वेंसेस होते हैं। हिंदी में देखिए निर्गुण भक्ति साहित्य पहले मिलता है, सगुण भक्ति साहित्य बाद में मिलता है। और सगुण भक्ति साहित्य में अवतारों की इस परंपरा में राम पहले आते हैं, लेकिन सगुण भक्ति साहित्य पहले सूरदास हुए हैं तब तुलसीदास हुए। सो कृष्ण भक्ति साहित्य पहले मिलता है और राम भक्ति साहित्य ये मिलता है। अब देखिए अवतार का बाद का सीक्वेंस एक अलग है, लेकिन हिंदी साहित्य में सगुण मार्ग में पोइट्री का, लिटरेचर का सीक्वेंस अलग है। यहाँ कृष्ण भक्ति पहले है, राम भक्ति बाद। तो साहब ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस पर अगर, मैं नहीं जानता बच्चों के लिए जरूरी है या सुटेबल है, लेकिन अगर है तो ये सवाल बनाएंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, अभी हमने कहा सगुण मार्ग, निर्गुण मार्ग, भक्ति काव्य, क्या श्रृंगार काव्य, वीर रस का काव्य, ये क्लासिफिकेशंस है ना। क्लासिफिकेशंस का क्या क्राइटेरिया होता है? कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम किसी को अगर भक्ति में भी श्रृंगार का कितना बड़ा वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति साहित्य श्रृंगार रस से मय है, फिर भी उसको भक्ति का साहित्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्राइटेरिया है भक्ति का अहिंसा और प्रपत्ति नाम पूर्ण समर्पण और लीला का गान। मित्रों, मणिपुरी दोस्तों के साथ ये बात करने में, ये आप ये जीते हैं। आप कभी गए मणिपुर? कृष्ण भक्ति में है, तो भक्त, इसी के बुनियाद पर हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर। तो क्राइटेरिया पे बेस्ड अगर कोई सवाल हो तो उसका क्राइटेरिया आपका होगा। मेथोडोलॉजी, आप देखिए गीत लिखने की मेथोडोलॉजी अलग है, एपिक लिखने की मेथोडोलॉजी अलग है। एक संस्कृत में, हिंदी में खंड काव्य है, वो न गीत है न एपिक है, उसके बीच का नाम है या खंड काव्य। एक चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य मिक्स होते हैं। उस तरह कहानी लिखने की मेथोडोलॉजी अलग है, उपन्यास लिखने की अलग है, नाटक की अलग है, वन एक्ट प्ले की अलग है। साहब मेथोडोलॉजी बेस्ड लिटरेचर का कोई क्वेश्चन हो, मेथोडोलॉजी का डायमेंशन होगा। यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस बोलते हैं सिद्धांतों को। साहित्य के सिद्धांत होते हैं,
सिद्धांतों का ही ज्यादा कंक्रीटाइज फॉर्म है क्राइटेरिया। हमने कहा ना, भक्ति की क्राइटेरिया है अहिंसा, प्रपत्ति और लीला का गान। इसी को अगर आप वर्डिंग में एक सेंटेंस में बांध देते हैं कि भक्त की भक्ति साहित्य कहलाने के लिए अहिंसा, प्रपत्ति एवं लीला गान आवश्यक है। सिद्धांत उसी को कहते हैं जो आखिर में सिद्ध हो जाए, अंत में जो सिद्ध हो जाए उसी का नाम सिद्धांत है। अभी हमने सिद्धांत कर दिया कि भक्ति साहित्य की रचना के लिए अहिंसा, प्रपत्ति एवं लीला का ज्ञान आवश्यक है। अब वही क्राइटेरिया बन गया यहाँ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिद्धांत। अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमारे लिए अभी हमारे पेश जॉब के लिए जरूरी है कि नहीं है, बट एज ए लिटरेचर टीचर वी मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। रिलेशनशिप अमंग्स एनी इवेंट होता है। अब देखिए, कवियों के खास रचनाओं के साथ संबंध होता है। खास महाभारत संबंधित है व्यास के साथ। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो कह ने महाभारत हमने लिखा है। साहब, फॉर्मेट का कंटेंट से रिलेशन होता है। साहित्य में देखा गया है किसी खास कंटेंट में के लिए एक खास फॉर्मेट ज्यादा सुटेबल होता है। इसी अगर ऐसा कोई सवाल हो, फॉर्मेट का लैंग्वेज से रिलेशन होता है। गीत अक्सर करके गीत संस्कृत में नहीं लिखे गए, गीत लिखे गए थे देसी भाषाओं में, महाकाव्य लिखे गए संस्कृत में। अब देखिए क्या मिल रहा है, फॉर्मेट का लैंग्वेज से रिलेशनशिप। महाकाव्यों में भी राजकुल के लोग, बड़े पदाधिकारी, ऋषि मुनि संस्कृत में बात करते हैं, पुरोहित वर्ग और सामान्य वर्ग नौकर जाकर प्राकृत में बात करता है। अब देखिए कि सोशल बैकग्राउंड का, विद इन एन एपिक आई एम टेलिंग, सोशल बैकग्राउंड का रिलेशनशिप हो गया लैंग्वेज। ऐसे टॉपिक्स पर अगर सवाल बनाते हैं तो वो रिलेशनशिप अमंग क्या एलिमेंट्स पर जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल, बहुत कुछ ये मेथोडोलॉजी से उसका इंटरफेस है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स मतलब महाकाव्य को कैसा होना चाहिए, कितने अध्याय होने चाहिए, उपन्यास में कितने अध्याय होने चाहिए, नाटक और एकांकी में, वन एक्ट प्ले और प्ले में क्या अंतर है कि प्ले में कितना भी सीन हो सकता है बट वन एक्ट प्ले में वन ही सीन होगा। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स का मेथोडोलॉजी से इंटरफेस है। तो आप ये समझ गए कम्युनिकेटिव यूनिकनेस और अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन का रिलेशनशिप अमोंगस्ट एलिमेंट्स से संबंध है। एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन का रिलेशनशिप अमॉन्ग्स एलिमेंट्स से संबंध है। दोनों एक ही नहीं है, ये नहीं कह रहा। अभी चर्चा में उसके बारीक भेद को साफ करना कोई जरूरी नहीं है। और कम्युनिकेटिव यूनिकनेस तो क्या है साहब, कि हर कवि की, हर रचनाकार की अपनी एक विशेषता होती है, जो अगर उसकी रचना को पढ़ के सुन के ही लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये उनकी ही रचना होगी। वो उसके स्टाइल, वो यूज ऑफ लैंग्वेज के ऊपर है। तो ये कम्युनिकेटिव यूनिकनेस वही है। आप सब भारतवासी हैं तो उर्दू से परिचित होंगे, शेर और गजल तो सब सुनते हैं इंडिया में आजकल। गालिब के बारे कहा गया उनका अंदाजे बयान ही कुछ और था, मतलब उनके शेर को सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये गालिब ही ऐसा कर सकते। ये अगर ऐसी कम्युनिकेटिव यूनिकनेस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो उसका डायमेंशन ये होगा। लास्ट में इसको समअप करते हुए मैं आता हूं लिटरेचर वाले में, उसके बाद चर्चा खत्म करेंगे, फिर इसी चीज को दिखाएंगे और कल फिर इसी चीज पर बात होगी। और थोड़ी देर आपको लगेगा, जैसे आप पैटर्न समझ लेंगे, हिंदी में जिसको कहते हैं ढर्रा समझते ही काम फटाफट होने लगेगा। और मैं एक बात कह देता हूं प्राइवेट में, ये अपने आपस की बात है, आपको डायमेंशन सेलेक्ट करने में ज्यादा अगर दिक्कत हो, कोशिश कीजिए कि मोस्ट नियरेस्ट और सुटेबल डायमेंशन हम सेलेक्ट करें अपने क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत हो तो ये जो है ना नंबर 1,
हिंदी में एक कहावत है कि हाथी के पांव में सबका पांव। तो ये सारे 11 डायमेंशंस जो हैं वो 10 एक जगह स्पेसिफिक के अंदर सभी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके अंदर आते हैं, तो भाई कन्वेंशंस भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ट्रेंड्स एंड फिगर्स। तो कोशिश कीजिएगा कि नियरेस्ट डायमेंशन हम चूज करें जो आपको कोई ज्यादा आपके लिए परेशानी नहीं होगी। होगा, सबका हुआ है, आपका क्यों नहीं होगा? मणिपुरी किसी से कम है क्या? अगर ज्यादा दिक्कत हो तो स्पेसिफिक डालिए और आगे बढ़िए और धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें डिस्कशन का नहीं है, क्योंकि फिर इसी चीज को टेक्निकली टेक्निकल ग्रुप वाले दिखाएंगे, है ना? तो आप बचा खुचा कल बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।